हाँ, नमस्कार प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। क्या हाल चाल? जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है राजू राज और आप सभी प्यारे बच्चों का आज की क्लास में बहुत 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 स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने क्या किया था? पिछली कक्षा में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 को कंप्लीट किया था। क्या किया था? चैप्टर नंबर 9 को कंप्लीट किया था। चैप्टर नंबर 9 को हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा था। आज की जो क्लास होगी, टुडे नाउ, आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग एमसीक्यू और सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है? एमसीक्यू और जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है? तो स्टार्ट करें, बिना वक्त गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है? बहुत अच्छे से डिटेल में चर्चा कर लिए थे, इस चैप्टर को हम लोगों ने डिटेल में देख लिया था। ठीक है? क्योंकि इसके मुगलों से क्या होता है ना कि आसपास के बहुत सारे, आप जब अंग्रेज को पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी बहुत सारे मुगलों की बातें आएंगी, तो वो आपको पता होना ही चाहिए। अगर नहीं पता रहेगा तो फिर दिक्कत होगी। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा डिटेल में चर्चा किए और इसको, इसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। प्रश्नों को थोड़ा फास्ट देखेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ हम आपको डिटेल में ले चलेंगे। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ये आपको पता है। ये आपको पता है कि बाबर थे। ठीक है? बाबर थे। और कब ये मुगल वंश की स्थापना की? 1526 में। क्या मुगल वंश की स्थापना किए थे? तो आप कहेंगे नहीं सर, तैमूरी वंश की स्थापना किए थे। हम कहेंगे तैमूरी वंश की स्थापना किए थे, तो मुगल कैसे हो गया भाई? तो आप कहेंगे नहीं सर, मुगल जो है ना, इसको यूरोपियों ने कहा था। किसने कहा था? यूरोपियों ने कहा था कि भाई तुम मुगल हो। तो क्यों मुगल कहा था इसको? क्योंकि इनकी माँ मंगोलिया से, यानी कि चंगेज खां की तरफ से इनकी माँ थी। ठीक है? तो ये खुद को क्या कहते थे? तैमूरी का वंशज कहते थे। ठीक है? और ये कहाँ के थे? अकबर कहाँ के थे? तो फरगना के थे। ये कहाँ के थे? फरगना के थे। ठीक है? तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है? राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। दूसरा चलिए, बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था? ठीक है? बाबर चंगेज खां का 14वां वंशज था। ठीक है? कौन सा वंशज था? 14वां वंशज था। बाबर चंगेज खां का 14वां वंशज था। इसमें कुछ विशेष जानने को था नहीं। दरबार में अभिवादन का तरीका क्या होता था? आप याद कीजिए पिछली कक्षा को, कि मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग कैसे ऐसे प्रणाम करते थे, कुछ लोग क्या होते थे घुटनों पर बैठ करके, कुछ लोग लेट करके प्रणाम करते थे, और कुछ लोग क्या करते थे, कुछ लोग आते सामने से नमस्कार ऐसे कर लेते थे। तो इससे क्या होता था? औकात का पता चलता था, हैसियत का पता चलता था कि किसकी कितनी हैसियत है। जिसके अभिवादन का तरीका जिस तरीके का होता था, उससे पता चलता था तो इस व्यक्ति का हैसियत कितना है। कि कोई व्यक्ति अपने घुटनों के बल आकर के अगर अभिवादन करता है, तो उन्हें लगता था कि नहीं, ये व्यक्ति क्या है, बहुत छोटे किस्म का है, घुटनों के बल बैठ करके, यानी कि चरणों में लेट जाना। कुछ व्यक्ति क्या होता था, थोड़ा सा झुक करके ऐसे करके प्रणाम करता, इसका हैसियत उससे थोड़ा ऊपर होता था। और कुछ व्यक्ति यूं आया, नमस्कार, चेयर दीजिए, बैठिए, तो उसका हैसियत एकदम लगभग बराबरी का हैसियत होता था। ठीक है? तो हैसियत का पता चलता था। तो ये अलग अलग होते थे। एक सिजदा होता था, पाबोस होता है, कॉर्निस कॉर्निस होता था, ये सभी होते थे। ठीक है? ये सभी क्या होता था? अभिवादन का तरीका होता था। और इसी से पता चलता था कि किसकी हैसियत कितनी है, यानी कि किसकी औकात कितनी है, यही देखने को मिलती थी। चलिए नेक्स्ट। तुजुक ए बाबरी किसने लिखा? कैसा? तुजुक ए बाबरी। अब देखिए, बाबरनामा रहे या बाबरनामा, दोनों बातें सेम है। ठीक है? बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी, तो आप कहेंगे कि सर ये तो स्वयं बाबर लिखे थे। अब हम पूछ देंगे कि ये किस भाषा में लिखी हुई थी? ये किस भाषा में लिखी हुई थी? भाषा की बात बताइए, तो आप कहेंगे अच्छा सर यही तो नहीं पता, तो तुर्की भाषा में थी। किस भाषा में ये लिखे थे? तुर्की भाषा में लिखे थे। ठीक है? कौन? तुजुक ए बाबरी, यानी कि बाबरनामा जो था, वो बाबर स्वयं अपनी जीवनी लिखे, और किस भाषा में लिखे? तुर्की भाषा में लिखे। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? पानीपत का 3 युद्ध हुआ है। ठीक है? पानीपत का जो है 3 युद्ध हुए। पानीपत के कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध हुए। और तीनों युद्ध को आप ध्यान रखेंगे, फर्स्ट युद्ध जो था वो 1526 में, सेकेंड वाला जो था वो 1556 में, और जो थर्ड वाला था वो 1761 में। ये 3 युद्ध, 1556,
1526, 1556 और 1761। ठीक है, ये 3 युद्ध थे। ठीक है, इन तीनों युद्धों को आप ध्यान रखिएगा, 1526, 1556 और 1761। ये पानीपत का प्रथम युद्ध, ये द्वितीय, ये और तृतीय। इसमें पूछ कौन सा रहा है? प्रथम वाला पूछ रहा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1526। ठीक है, 1526 यहाँ हुआ था तीसरा, और ये इसको 1556 कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा दूसरा। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है अपने को। अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासन किया? किसका कहता है? अकबर। अकबर बहुत ही बाली उम्र में, कहता ना, सलाम तेरी बाली उम्र को सलाम, यानी कि कम उम्र को सलाम। यानी कि बाली उम्र में, कम उम्र में क्या हुआ था? अकबर क्या हुए थे? सत्ता पे बैठ गए थे। बहुत ही कम उम्र में ये सत्ता पे बैठ गए थे। तो इनके संरक्षण यानी कि उनके नाम से जो शासन करते थे वो थे बैरम खां। कौन थे? बैरम खां। ठीक है, तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और अकबर के पिताजी कौन है? हुमायूं। अकबर के पिताजी कौन है? हुमायूं। और अकबर के दादाजी कौन थे? अकबर के दादाजी कौन थे? ये कौन थे? बाबर। ये सब बातें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चले, अकबर का वजीर कौन था? अभी बस वही बातें, फिर से वही बातें आ गई। ठीक है, ये बैरम खां ही थे। अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही धर्म चलाया? दीन ए इलाही, ठीक है, ये 1581 में दीन ए इलाही धर्म को चलाए थे। कौन? दीन ए इलाही कौन चलाए थे? अकबर के द्वारा। इन्हीं सब के कारण दीन ए इलाही, सुलह कुल की नीति, नवरत्नों को अपने यहाँ रखना, इन तमाम चीजों को लेकर के ही अकबर महान हुए थे। ठीक है, इन्हीं तमाम बातों को लेकर के अकबर को महान शासक कहा गया। दीन इलाही संबंधित है, अभी लीजिए ना, दीन इलाही अभी जस्ट हम लोगों ने देखा। दीन इलाही किससे संबंधित है? तो ये अकबर से संबंधित है। किससे है? अकबर से है प्यारे बच्चों। अब देखिए, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेर शाह को खास तौर पे जाना जाता है? हम जब 5-6 क्लास में पढ़ रहे थे उस समय देखे थे, याद कीजिए, आप अगर हमसे जुड़ पाए तो जुड़िएगा। इस तरह के करी, लोहे की करी, ये देखें आप लोगों ने, लोहे की करी इस तरीके से जुड़ी होती थी। कभी आप अपने खेत की नपाई देखें? खेत की नापते हुए, खेत को नापते हुए कभी देखें? उसमें देखे होंगे कि करी होती थी, एक करी दूसरे करी से जुड़ी होती थी, और उसी करी से क्या होता था? खेतों को मापा जाता था। आपके जहाँ घर है, आपके जमीन को मापा जाता था। यानी कि इस करी की शुरुआत किनके द्वारा? भूमि सुधार में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क डिसीजन था किनका? शेरशाह सूरी का। और वो भूमि सुधार के लिए जाने जाते हैं। किस लिए जाने जाते हैं? भूमि सुधार के लिए जाने जाते हैं। यही करी व्यवस्था आप देख रहे हैं, ये करी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। ये लोहे की करी होती थी, और उसी से क्या होता था? जमीन को मापा जाता था। अब तो खैर डिजिटल दुनिया है, अब तो फीते से मापा जाता है। ठीक है, अब तो खैर कहने की कोई बात ही नहीं। और ये शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी, ठीक है, शेर शाह सूरी कई मायनों में बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है। इनके पिताजी सासाराम के जमींदार थे। इन्होंने इन्होंने हुमायूं को हराकर सूरी वंश की स्थापना की। किस वंश की? सूरी वंश की स्थापना की। और सूरी वंश कब से कब तक चला? 1540 से 1555 तक। ठीक है, सूरी वंश से कब तक चला? शेरशाह सूरी का मकबरा, आपसे पूछ दे कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो ये सासाराम में है। हम गए वहाँ। ठीक है, मेरे इंस्टा आईडी पे जाएंगे ना, तो देखेंगे वहाँ पे मैं शेरशाह सूरी के मकबरा के पास जाकर कुछ वीडियोस वगैरह बनाए थे। मैंने बहुत अच्छे से देखा, एक एक चीज़ों को जाना, समझा, परखा। मुझे तो ऐतिहासिक स्थल पे हम जाते हैं, पता शेरशाह सूरी के मकबरा पर जब हम गए थे उस समय करीब 2 बज रहे थे, 3 बज रहे थे, और तब तक हम उसके अंदर रहे जब तक कि मुझे कहा नहीं गया कि अब ये बंद होने वाला है, चलिए बाहर चलिए।
ठीक है, चलिए बाहर चलिए श्रीमान। मैं एक एक चीज़ों को देख रहा हूँ, उस पे जो नक्काशी की हुई है, वो जो सीढ़ियाँ बनी हुई है, उसके चारों तरफ जो तालाब है, उसके कई मायने हैं, अपने आप में कई मायने हैं। जब आप इन करेंगे ना शेरशाह सूरी के मकबरा में, जैसे ही आप इन करेंगे तो सबसे पहला गेट होता है, उसको ऊपर देखिए, ऐसे नहीं पता चलेगा, ऊपर देखिएगा, कुछ बोल करके देखिएगा, चीज़ें कैसे गूंजती है उसमें। तो बहुत ही शानदार, वो किस शैली में बनी हुई है, सासाराम में मकबरा है, किस शैली में, तो इंडो इस्लामिक शैली, इंडो इंडो इस्लामिक इंडो इस्लामिक शैली में, ठीक है, ये इनकी मकबरा बनी हुई है, शेरशाह सूरी की मकबरा। ठीक है, तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, आईने अकबरी किसकी रचना है, ये अबुल फजल की रचना है, अबुल फजल की रचना है। ठीक है, आईने अकबरी किसकी रचना है, अबुल फजल की रचना है, ये बाबरनामा का एक भाग है। ठीक है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है, देखिए, मुगल प्रशासन में राज्य को, अपना पहले राज्य होता है, राज्य के बाद क्या होता है अपना, जिला होता है, जिला के बाद अनुमंडल होता है, अनुमंडल, इसी को हम लोग क्या उपजिला बोलते हैं, उपजिला, जिसको सब डिवीजन आप लोग बोलते हैं। अनुमंडल के बाद क्या होता है, प्रखंड होता है, और प्रखंड के बाद अपना गांव होता है। तो ये वर्तमान समय में है। अब इसी को मुगल के समय देखते हैं क्या है। देखिए, मुगल के समय राज्य को सूबा बोला जाता था, सूबा या प्रांत, जिला को सरकार बोला जाता था, और उपजिला को परगना बोला जाता था। ठीक है, उपजिला को परगना बोला जाता था, इस तरीके से ये विभाजित था। ठीक है, तो याद रखिएगा, सूबा राज्य को, सरकार जिला को, परगना उपजिला को। तो यहाँ क्या, जिले को किस नाम से जाना जाता है, तो जिला किस नाम से होगा, सूबा होगा नहीं, प्रांत होगा, ये क्या हो जाएगा, सरकार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सरकार हो जाएगा, यानी कि अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे स्थित है, अजमेर में स्थित है। ठीक है, कहाँ, अजमेर में स्थित है, और यहाँ पे 14 बार अकबर गए थे, कितने बार गए थे, 14 बार अकबर गए थे। नेक्स्ट चलिए, चित्रकला को जादुई कला किसने कहा, चित्रकला को पिछली कक्षा को याद कीजिए कि जादुई कला किसने कहा, और किसने कहा कि चित्रकला खुदा को जानने का बेजोड़ तरीका है, चित्रकला खुदा को जानने का बेजोड़ तरीका है। ये दोनों शब्द अबुल फजल साहब के ही थे, किनके थे, अबुल फजल के साहब के। इन्होंने कहा था कि चित्रकला चित्रकला खुदा को जानने का बेजोड़ तरीका है। तो ये दोनों में से कोई बातें आपसे पूछ लेगा या पूछ ले, चित्रकला एक जादुई कला है, या चित्रकला खुदा को जानने का बेजोड़ तरीका है, ये दोनों बातें अबुल फजल साहब ने ही कहे थे। ठीक है, ये कौन है, ये मंसूर, ये पक्षी चित्रकार है, ये पक्षी की चित्र अच्छी बनाते थे। और ये शाहजहां, ये जहांगीर के दरबार में थे। लाडली बेगम किसकी पुत्री थी, तो लाडली बेगम किसकी पुत्री थी, नूर जहां की। ठीक है, लाडली बेगम किसकी पुत्री पुत्री थी, नूर जहां की पुत्री थी। ठीक है, नूर जहां की पुत्री थी। गुलबदन बेगम कौन थी, गुलबदन बेगम मैंने आपको बताया कि गुलबदन बेगम जो थी, ये बहुत, सबसे पहले तो ये बहुत ज्ञानी थी, बहुत ज्ञानी महिला थी। इसको लिखिए, बहुमूल्य प्रतिभा के धनी, बहुमूल्य प्रतिभा के धनी थी, कई भाषा के जानकार थी,
कई भाषाओं के जानकार थे। देखिए 2 नंबर के प्रश्न आएंगे तो यहीं से लिख देंगे आप, जानकार थी और इन्होंने हुमायूं नामा की रचना की। हुमायूं नामा की रचना की, ठीक है। और ये क्या, बाबर की पुत्री थी। बाबर की पुत्री थी तो हुमायूं की बहन हुई, हुमायूं की बहन हुई तो अकबर की कौन होगी बताइए, अकबर की बुआ होगी। तो ये इतने रिश्ते आपको पता होने चाहिए। तो पूछते गुलबदन बेगम कौन थी, ठीक है। कई भाषाओं के जानकार थी और हुमायूं नामा की रचना की थी, यानी कि हुमायूं नामा लिखी थी, तो ये क्या थी, लेखिका थी, ठीक है। अच्छा, गायिका कभी कई भाषाओं की जानकार होगी, काहे का होगी भाई, नर्तकी काहे का, गायिका, ठीक है, नायिका काहे का, ये लेखिका थी। क्या थी, लेखिका थी, बाबर की पुत्री थी, हुमायूं की बहन थी। अकबर के कहने पर इन्होंने हुमायूं की आत्मकथा हुमायूं नामा की रचना की, ठीक है। इतनी बातें इनके बारे में ध्यान रखिएगा, ये ना पूछ करके पूछ दे कि कई भाषाओं के जानकार कौन सी मुगल के समय कौन सी महिलाएं कई भाषाओं के जानकार थी, आप कहेंगे गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा की रचना किसने की, तो गुलबदन बेगम। कह देगा कि हुमायूं की बहन कौन थी, तो गुलबदन बेगम। अकबर की बुआ कौन थी, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी, तो बाबर की पुत्री थी। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, आप 360 डिग्री में तैयार रहिए, ठीक है। प्रश्न कैसे भी पूछे आप उसको क्या करेंगे, गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है। किस मुगल शासक ने हिंदुओं से जजिया कर हटा दिया था, आपको पता है ना, 1564। 1564 अकबर ने, कब, 1564 में अकबर ने क्या किया था कि हिंदुओं पर से जजिया कर को समाप्त कर दिया था, ठीक है। 1564 में अकबर ने हिंदुओं पर से जजिया कर समाप्त कर दिया। ये गैर हिंदुओं पर लगने वाला कर था। स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ, स्थापत्य कला, सबसे पहले आप जानते हैं स्थापत्य कला होता क्या है, स्थापत्य कला यानी कि भवनों का निर्माण, इसी को स्थापत्य कला बोला जाता है। स्थापत्य मतलब बड़े बड़े भवनों का निर्माण। तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के समय को, शाहजहां के समय को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है, स्वर्ण युग कहा जाता है। अब कहेंगे कि सर स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां के समय क्यों कहा, शाहजहां को क्यों, देखिए ना ये क्या किया, ताजमहल का निर्माण, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, ताजमहल का शाहजहां ने। लाल किले का निर्माण, लाल किले का निर्माण, जामा मस्जिद का निर्माण, दो जामा मस्जिद है उनमें से एक जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, जामा मस्जिद का निर्माण। ये बड़े बड़े स्थापत्यों का निर्माण इनके समय में हुआ था, इसीलिए इन्हें स्थापत्य कला का स्वर्ण युग इनके समय को कहा जाता है। अब जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्ण युग। किसके समय को, जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो आपसे पूछा है क्या, स्थापत्य कला, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये सारी एडिशनल फैक्ट्स हैं, इसको आप लिखते चलिए, वो आपके एग्जाम में ज़्यादा बेहतर होगा कि आप एक भी प्रश्न को मिस नहीं करेंगे, ठीक है। आपने हमसे पढ़ लिया, गारंटी है एक भी प्रश्न मिस नहीं करेंगे, ठीक है, इतनी गारंटी तो हम देते हैं, ठीक है। इसमें कोई शको सुबह तो बताइएगा एग्जाम के बाद आप हमें। मुमताज महल किसकी पुत्री थी, ठीक है, आसफ खां की पुत्री थी, ठीक है। मुमताज महल किसकी पुत्री थी बाबू, मुमताज महल किसकी पुत्री थी, तो ये आसफ खां की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी, ये आसफ खां की पुत्री थी, ठीक है।
मुमताज महल के बारे में इतनी बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मुमताज महल किसकी पुत्री थी? तो ये आसफ खां की पुत्री थी। इनकी माता का नाम, मुमताज की माता का भी नाम काफी प्रचलित रहा उस समय, अर्जुवंद बानो बेगम। ठीक है, अर्जुवंद बानो बेगम। ठीक है, अर्जुवंद बानो बेगम इनकी माता का नाम था, ठीक है, और पिता का नाम आसफ खां था। ठीक है, पिता का नाम आसफ खां था, मुमताज। दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया? तो ये शाहजहां की पुत्री थी, जहां आरा। ठीक है, जहां आरा शाहजहां की पुत्री थी। इन्हीं के द्वारा क्या करवाया गया था? चांदनी चौक का निर्माण करवाया गया था। किसका निर्माण? चांदनी चौक का निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट चले। मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पे था? अभी हमने आपको बताया कि मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसके समय को? तो जहांगीर के समय को। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां के समय को। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मुगल चित्रकला किसके समय पर चरमोत्कर्ष पर था? तो जाहिर सी बात है, जिसके समय स्वर्ण युग रहेगा उसी के समय, तो यानी कि जहांगीर के समय। किसके समय? जहांगीर के समय। तो राइट आंसर सी। आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल शासक? अरे भाई, आप लोग तो चैप्टर नंबर 8 में भी, चैप्टर नंबर 9 जो मैं अभी मैं जो एमसीक्यू करवा रहा हूँ, दोनों में मैंने आपको बताया कि औरंगजेब तो उपाधि थी, ओरिजिनल नाम क्या था? आलमगीर था। आलमगीर था, ओरिजिनल नाम क्या था? आलमगीर था। तो ये कौन हो जाएंगे भाई? ये कौन हो जाएंगे? औरंगजेब हो जाएंगे। शाहजहां को क्या ओरिजिनल नाम था? ये तो ओरिजिनल नाम क्या था? खुर्रम था। जहांगीर का क्या था? सलीम था। सलीम था। इस तरीके के नाम थे, ठीक है, इस तरीके से नाम थे। और ये सब तो क्या है बाबू? ये सब तो उपाधियां हैं। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया? मैंने आपको बताया था, याद कीजिए वो मैप, याद कीजिए मैप पे मैंने आपको बताया था कि दक्षिण भारत की यात्रा पर थे। कहाँ थे? दक्षिण भारत की यात्रा पे थे औरंगजेब। और 1707 में इसकी मृत्यु होती है। कहाँ? दक्षिण भारत की यात्रा पर, और उधर ही इनकी मृत्यु हो जाती है। 1707 में मृत्यु होती है किसकी? औरंगजेब की। ठीक है, 1707 में मृत्यु होती है औरंगजेब की। ठीक है, क्लियर। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? शाहजहां, औरंगजेब, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह जफर। कहा कहा क्या कहा जा रहा है? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो आपको पता है, बहादुर शाह जफर। इसे 1857 की क्रांति जब होती है, उसी समय इन्हें रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। और ये अंतिम शासक होते हैं, इन्हें रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। इस तरीके से 1857 में जो सफ़र 1526 में बाबर के द्वारा शुरू की गई थी, ये सफ़र यहाँ आकर के, यहाँ से सफ़र शुरू और यहाँ पे समाप्त हो जाता है। यहाँ पे ये समाप्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ से जो सफ़र शुरू हुई थी, यहाँ आकर के ये सफ़र समाप्त हो जाता है। ठीक है, मुगलों का इतिहास यहाँ तक खत्म। ये अंग्रेज खत्म कर देते हैं। हुमायूं का भाई कौन था? ये कई सारे भाई थे। कामरान थे, अस्कनी थे, हिंदाल थे, ये सब किनके भाई थे? हुमायूं के भाई थे। हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? हेनरी बेवरिज, जेरेट, ब्लॉकमैन। ठीक है, देखिए उस समय दो तीन ही ट्रांसलेटर जो थे बहुत ज़्यादा फेमस थे। ठीक है, हेनरी बेवरिज, ठीक है, सही बता रहे आप लोग। हेनरी बेवरिज और इनकी पत्नी जो थी वो भी इनका सहयोग करती थी। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और अकबरनामा में भी इन्हीं का नाम आता है। अकबरनामा की रचना किसने की? ठीक है, तो ये अबुल फजल साहब ने। अबुल फजल साहब ने। जजिया कर किससे लिया जाता था? तो ये किससे लिया जाता था? जम्मियों से लिया जाता था, जो हिंदू धर्म के होते थे। बुलंद दरवाजा कहाँ है? आपको पता है, कुछ दिनों के लिए राजधानी बनाई थी फतेहपुर सीकरी। तो वहीं पे उन्होंने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। ठीक है, मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री का नाम क्या था? अभी जस्ट जहां आरा, रोशन आरा और गोहर आरा, जिसमें से जहां आरा क्या की थी? चांदनी चौक का निर्माण करवाई थी। इनसे संबंधित क्या है? चांदनी चौक। तो ये भी थी, ये भी थी, ये भी थी, यानी कि राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा बाबू रे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
बादशाहनामा किसने लिखा? बादशाहनामा मैंने बताया था आपको, एक तरफ स्लाइड याद कीजिए, अकबरनामा फिर बादशाहनामा। बादशाहनामा में सभी शाहजहां से पहले के जितने भी सम्राट हुए सबके इतिहास की बातें हैं, और अकबरनामा में क्या है, आदिम से लेकर के अकबर तक की कहानियां दी गई हैं। ठीक है, आदिम से लेकर के अकबर तक की इतिहास की बातें की गई हैं। तो ये आपको बताए थे अब्दुल हामिद लाहौरी। अब्दुल हामिद लाहौरी ये किनके शिष्य थे? ठीक है, तो ये अबुल फजल साहब के क्या थे? शिष्य थे। इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे अबुल फजल साहब। ये भी बड़े इतिहासकार, ये भी बड़े दरबारी इतिहासकार, और उनके शिष्य भी एक बड़े दरबारी इतिहासकार। ये किसके? ये अकबर के दरबार में और ये शाहजहां के दरबार में। तो ये अभी कभी आपसे पूछ ले, ये प्रश्न ना पूछ करके मुझे बादशाहनामा किसके द्वारा लिखवाया गया, किसके द्वारा लिखवाया गया? तो ये शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। और कौन लिखे? तो अबुल हामिद लाहौरी साहब ने। अबुल हामिद लाहौरी साहब ने। ठीक, तो राइट आंसर अपना सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जहां जरूरत पड़ती है मैं आपको एडिशनल फैक्ट बता ही देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि नहीं जल्दी जल्दी कर ले, लेकिन क्या ही करूँ, मेरी एक प्रवृत्ति है। ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ाने की प्रवृत्ति है, लेकिन कितना भी कोशिश करता हूँ डिटेल में चला ही जाता हूँ। कोई बात नहीं, थोड़ा समय लगता है, आप लोग मैनेज कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको ही फायदा होने वाला है। क्या पता अभी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल कुछ नहीं पढ़े होंगे, उनके लिए तो ये रामबाण हो जाएगा ना। वो बच्चे तो कमाल करके धमाल करके आएंगे। ठीक है, बहरहाल लौटते हैं अपने प्रश्नों पे। गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पे हुमायूंनामा लिखा? अभी मैंने आपको बताया था, गुलबदन बेगम कौन थी? बाबर की बेटी थी, हुमायूं की बहन थी, और अकबर की बुआ थी। तो अकबर के आग्रह पे उन्होंने लिखा था। किसके आग्रह पे? अकबर के आग्रह पे लिखा था। ठीक है, और कौन सी, क्या लिखा था? हुमायूंनामा लिखा था। ठीक है, हुमायूंनामा लिखा था। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ये भी कोई कहने की बात है? बना के ताजमहल शाहजहां ने, हम गरीबों के प्यार का मजाक उड़ाया है। ठीक है, कौन? ये शाहजहां। इनकी जब बात आती है तो मुझे यही लाइन याद आता है। क्यों आता है याद? क्योंकि बिहार ही हो ना, कि बिहार में प्यार करने वाले बड़े बड़े लोग हुए। ठीक है, बिहार में प्यार करने वाले बड़े बड़े लोग हुए। दशरथ, एक तरफ दशरथ माजी भी हुए, तो दूसरी तरफ मटुक नाथ भी हुए थे। ठीक है, मटुक नाथ सर की प्रेम कहानी की अगर आप देखेंगे तो पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। वो बहुत, कम से कम लगभग वो 60 65 साल के उम्र में एक 25 साल 30 साल की लड़की से शादी करते हैं। फिर उनकी बहुत सारी कहानियां थी। पटना के सड़कों पे वो रिक्शे पे बैठ के निकला करते थे। पटना विश्वविद्यालय में वो प्रोफेसर हुआ करते थे, मुकुटनाथ, प्रोफेसर मुकुटनाथ। तो अलग अलग प्रेम कहानियां हैं। बिहार की प्रेम कहानी, दशरथ मांझी की प्रेम कहानी कितनी प्रचलित प्रेम कहानी है। ऐसे कई सारी प्रेम कहानियां हैं। तो हम भी बिहारी हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी चीज़ें झलक के निकल जाती है बाहर, छलक के बाहर आ जाती हैं। हिलकोरे तो मार ही रही होती हैं, ठीक है, वही बाहर आ जाती हैं, काहे कि हम बिहारी हैं। ठीक है, चलिए, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे। किस नदी के किनारे बाबू? ये यमुना के तीरे तीरे। ठीक है, ये यमुना नदी जो है ना, आप जाएंगे तो इस तरीके से यमुना नदी पीछे है ताजमहल के, और ताजमहल इस तरीके से इस सिलवटे पे बना हुआ। ठीक है, आप देखेंगे तो इस सिलवटे पे ये जो है, इस पे स्तंभ बना हुआ, ये बड़े बड़े स्तंभों वाले, बड़े बड़े स्तंभों वाले। ठीक है, ये ताजमहल इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, बड़े बड़े स्तंभों वाले ये ताजमहल इस तरीके से, और पीछे इसके, ताजमहल के पीछे यमुना नदी है। ताजमहल में मैं गया हूँ वहाँ पे, लेकिन पता है जिस देर में ताजमहल गया था ना, इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी। आप देखेंगे वीडियोज़ को, जब देखेंगे, मैं इंस्टा पे लगाया हूँ सब वीडियो, जब आप वहाँ पे देखेंगे ना, एक चीज़ आपको लगेगा कि अरे बहुत ही खूबसूरत, जितना तस्वीरों में देखते हैं ना उससे कई ज़्यादा खूबसूरत है वो। ठीक है, ताजमहल। और इतनी गर्मी थी। अब देखिए वो जो संगमरमर है ना, वो हीट होता है, तो वो गर्मी वहाँ पे बर्दाश्त नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी, बहुत ज़्यादा गर्मी। क्या ही बताऊँ कितनी गर्मी थी कि मैं बहुत देर रुक नहीं पाया, लेकिन फिर भी उस गर्मी में भी मैं 3 4 बोतल पानी पी करके फिर भी मैं 3 4 घंटे तक वहाँ पे रहा। ठीक है, तो बहुत मज़ा आता था। मैं बहुत कुछ समझने की कोशिश किया था, लेकिन उस समय बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ नहीं समझा। ये जो है ना, ये ऊंचाई बहुत बड़ी ऊंचाई है, उसके ऊपर बनी हुई है। इधर देखेंगे बड़े बड़े खंभे हैं, बड़े बड़े इस तरीके के खंभे लगे हुए हैं, बड़े बड़े खंभे लगे हुए हैं। ठीक है, तो दोबारा जाऊंगा तो मैं और बढ़िया से देखूंगा उस चीज़ों को। ठीक है, और समझने की कोशिश करूंगा कैसे बनी होंगी ये चीज़ें। तो ताजमहल कहाँ है? यमुना नदी के किनारे। और उसी ताजमहल से देखेंगे तो आपको आगरा का किला दिखाई देगा। ठीक है,
उसी ताजमहल से देखेंगे। तो आगरा के किला से अगर ताजमहल देखना चाहे तो उस दिन देखिए क्या हुआ था, यहाँ थे हम लोग आगरा के यहाँ ताजमहल में, और आगरा का किला जब घूमने गए उस समय बहुत शानदार बारिश हुई। तो हम लोग क्या किए, जब आगरा के किला में थे तो आगरा के किला में हम तो भीग गए थे, मुझे मज़ा आ रहा था भीगने में। मैं भीग करके तब वहाँ पे एक बनी हुई है बालकनी टाइप, उससे मैं एक तस्वीरें खींचा और उसको जूम करके देखा। इतना खूबसूरत लग रहा था ताजमहल, वहाँ से बारिश का मौसम था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो आगरा के किला से अगर आप ताजमहल को देखेंगे तो सीधा सीधा आपको बहुत शानदार देखने को मिलेगा। और दोनों क्या था, दोनों एक ही जगह था, ठीक है। दोनों देखेंगे, दोनों यमुना नदी के किनारे हैं, लेकिन दोनों की दूरी, बीच की दूरी सड़क मार्ग से जाएंगे तो 4-5 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर की दूरी है। ऐसे आप देखेंगे तो लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। दीन ए अशरफ का अर्थ क्या है? ये राजस्व विभाग का अध्यक्ष होता है। दीन ए अशरफ क्या होता है? राजस्व विभाग का अध्यक्ष होता है। भारत में सुलह एक कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया? सुलह एक कुल की नीति मैंने आपको बताया था कौन किए थे, ये सुलह एक कुल की नीति, ये अकबर, इसीलिए तो अकबर महान थे। ऐसे कई सारी योजनाएं उनकी थी। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। अब देखिए, इतने बड़े साम्राज्य और इतने बड़े मुस्लिम शासक का वित्त मंत्री बहुत बड़ा पद होता है। राजा के बाद दूसरा जो पद होता है वो वित्त मंत्री का होता था। इतने बड़े पद पे अगर किसी हिंदू को उन्होंने रखा है तो इससे यह स्पष्ट होता है वो हिंदू मुस्लिम में कोई भेद नहीं करते थे। वो योग्य व्यक्तियों को इस सम्मान देते थे, योग्य व्यक्तियों का इज्जत करते थे, जो सुयोग्य होता था उसी को वो बड़े पद पे रखते थे। इससे ये पता चलता है कि उनके मन में हिंदुओं के प्रति, मुसलमानों के प्रति, दोनों में कोई भेदभाव नहीं था। अगर ये बातें आपको बताना हो तो आप कहिए कि टोडरमल जैसे लोगों को अकबर ने वित्त मंत्री बनाया था, इसलिए उनके अंदर क्या थी? धर्मनिरपेक्षता की भावना थी। मुगल के शासकीय समूह में नियुक्त होने वाला प्रथम राजपूत कौन था? वही कहा जाता है कि इनकी बेटी से उनकी शादी हुई थी। राजा भारमल कक्ष के थे, ठीक है, भारमल। मुगल में उप जिला को कहा जाता है, जिला को सरकार कहा जाता था, राज्य को प्रांत कहा जाता था, तो उप जिला को क्या कहा जाता था? उप जिला को क्या कहा जाएगा? परगना, ठीक है। सरकार क्या होता था? जिला होता था। प्रांत क्या होता था? राज्य होता था। ये क्या होता था? उप जिला, जिसको अभी आप लोग अनुमंडल बोलते हैं। और सूबा क्या होता है? सूबा भी प्रांत ही होता है, यानी कि राज्य ही होता है, ठीक है। इस तीनों का मतलब एक ही है। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। अकबर ने कंधार पर पुनः कब अधिकार कर लिया? 1564, 1582, 1595, 1556, तो ये आपका 1595, ठीक है, 1595। किसके समय में ईरानियों को उच्च पद मिला? देखिए, ईरानियों को उच्च पद किसके समय में मिला था? जहांगीर के समय में। अब क्यों मिला था? क्योंकि नूरजहां 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 प्रशासन में अपना बड़ा हस्तक्षेप रखती थी। नूरजहां जो थी वो प्रशासन में अपना बहुत बड़ा हस्तक्षेप रखती थी, ठीक है। इसीलिए वो क्या की थी, ईरानियों को यानी कि इनके यहाँ से जो लोग थे उन्हें बहुत बड़े बड़े पदों पे क्या किया? नियुक्त किया, इसीलिए जहांगीर, ठीक है। तो राइट आंसर ए। अकबर ने आगरा किला का निर्माण कब करवाया? आगरा का किला का निर्माण कब करवाया? 1556, 1561, 1560, 1595, बताइएगा। 1561 में, ठीक है। इसके डेट्स को लेकर के थोड़ी सी ये है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा 1561 में। हाँ, जयसिंह और जसवंत सिंह को किसने मिर्जा की पदवी दी? अब जयसिंह और जसवंत सिंह की बात आई, किसकी बात? जयसिंह और जसवंत सिंह। तो आपको ध्यान है इसको, मिर्जा की पदवी किसने दी? ठीक है, तो ये किसने दी थी? औरंगजेब ने। और औरंगजेब ने, बताइए, किसको 1 लाख रुपये लेकर के 1 लाख रुपये लेकर के 1 लाख रुपये लेकर के उपाधि दी थी? 1 लाख रुपये लेकर के उपाधि दिया। तो एक मीर नाम के व्यक्ति थे, मीर, इनको किसकी उपाधि दिया? आमिर की, ठीक है। मीर को आमिर बनाने के लिए 1 लाख रुपये लिए थे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, मुझे अगर पीएचडी करना हो अभी तो क्या करूँगा मैं? 5 साल का मेहनत करूँगा, 3 साल तक मेहनत करके रिसर्च पेपर देने होंगे। अगर वो रिसर्च पेपर सही नहीं पाएंगे तो दोबारा मुझे रिसर्च पेपर देना होगा। हो सकता है 3 साल की जगह 5 साल भी लग सकते थे, लेकिन पैसा दूंगा तो मुझे डॉक्टरेट की उपाधि नहीं मिलेगी, मैं डॉक्टर राजू राज तो नहीं कहलाऊंगा। तो मुझे उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ पे क्या होता था? पैसे दीजिए, पद भी लीजिए, ठीक है। इस तरह की चीज़ें मैंने आपको बताया हूँ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
योग्य व्यक्तियों को भी मिलता था, लेकिन बहुत कम योग्य व्यक्तियों को क्या होता था, बहुत कम योग्य व्यक्तियों को उस समय उपहार दिए जाते थे। बाकी चलिए प्रश्नों को देखिए, सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखिए। अकबरनामा के लेखक पर टिप्पणी लिखें, ये आप लिख सकते हैं, शॉर्ट नोट्स मैंने आपके इसके बना दिए हैं। बादशाह नामा के लेखन पर टिप्पणी लिखी, अब्दुल हामिद लाहौरी जो अबुल फजल के शिष्य थे उनके द्वारा लिखा गया था। इसमें अकबर से शाहजहां से पहले तक के तमाम इतिहासों के बारे में दी गई है। सुलह कुल की नीति, ये अकबर के द्वारा, ठीक है। ये सब आपके पीपीटी में है। मुगल केंद्रीय प्रशासन के मुख्य विशेषताओं का वर्णन। केंद्रीय प्रशासन मैंने आपको प्रधानमंत्री जी का उदाहरण लेकर के पूरा समझाया था, ध्यान करिए। राष्ट्रीय शासक क्यों कहा गया, ये आप कई बातें कह सकते हैं। सुलह कुल की नीति, ठीक है, सुलह कुल की नीति की बात कर सकते हैं आप, दीन इलाही की बात कर सकते हैं आप, जजिया कर हटाने की बात कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा हटाने की बात कर सकते हैं। जितने सारे अकबर के अच्छे काम थे उनको कह सकते हैं, इसी वजह से उनको राष्ट्रीय शासक कहा गया। अकबर के नवरत्नों के नाम लिखिए, कई सारे धर्म, अब्दुल रहीम खाने खाना, हकीम हुमाम, यहाँ पे अबुल फजल, ठीक है, फैजी, तानसेन, तानसेन इन्हीं के दरबार में थे। देखिए राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, वीरबल, ये सब किनके दरबार में थे, ये सब अकबर के दरबार में थे। चित्रकला की विशेषता की बात, चित्रकला जहांगीर के समय। अकबरनामा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, ये आप लिख सकते हैं। अगर शॉर्ट नोट्स भी है आपके पास तो उसको आप डिटेल करके लिख सकते हैं। विश्व के 7 आश्चर्यों के, इसके कोई मतलब नहीं है, लेकिन 7 आश्चर्य लिखे हुए हैं। ऐसे प्रश्न आपसे बहुत कम पूछे जाते हैं, नहीं के बराबर पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। मुगल दरबार में अभिवादन के तरीके थे, बहुत सारे, सिजदा था, पाबोस था, कॉर्नियस था, ये सब थे, ठीक है। अकबर की धार्मिक नीति की विवेचना कीजिए, उनकी धार्मिक नीति दीन इलाही हो या सुलह कुल की नीति हो, ठीक है, या जजिया कर को हटाना हो या तीर्थ यात्रा पर से कर हटाना हो, ये तमाम तरह की नीतियां उनकी थी। मुगल शासक की उपलब्धियों का वर्णन करिए, यानी कि उनके कामों को बताइए, ठीक है। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था का वर्णन कीजिए। मनसबदारी व्यवस्था याद कीजिए, मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 का जब एमसीक्यू करा रहा था वहाँ पे बताए थे मनसबदारी व्यवस्था, एकता प्रथा और एक दो प्रथाओं के बारे में बताया था। उससे क्या होता था, उससे सीधे सीधे क्या होते थे, एक जगह का राजस्व दे दिया जाता था उनको और उससे अपना वो सारा काम चलाते थे। इसी तरीके से मनसबदारी में जात एवं सवार, देखिए मनसबदार के 2 पद होते थे, जात एवं सवार, ठीक है। 5,000 रुपये मनसब दिया जाता था। द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी की जात होते थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। हाँ, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखिए एग्जाम का समय है, बहुत जम के पढ़ाई कीजिए और थोड़ा सा अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।